हेलो, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे 2020 सीरीज़ के अकॉर्डिंग 20 महत्वपूर्ण साइकोलॉजी के क्वेश्चनों को। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। DTPSB में पीआरटी और साइकोलॉजी पीआरटी और टीजीटी के जो अभी वैकेंसी आई थी तो उनमें साइकोलॉजी के अच्छे क्वेश्चनों को पुटअप किया जाता है। जैसे आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देखे होंगे तो लेवल काफ़ी अच्छा रहता है और क्वेश्चन 3 यूनिट से वहाँ पर पूछे जाते हैं, जैसे कि बाल मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान या फिर शिक्षा शास्त्र। तो सभी तरीके से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं और हर तरीके के क्वेश्चन को डील करने की आपकी जो नॉलेज है वो काफ़ी हाई लेवल की होनी चाहिए। तो इसी के साथ में चलिए स्टार्ट करते हैं। 20 क्वेश्चन रहेंगे और आपको सोल्व करते हुए इंटरेस्ट भी आएगा। इसके अलावा अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, आपको कोई किसी चीज़ में कोई डाउट है या फिर इंक्वायरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और साथ साथ में उन लोगों को भी शेयर करें जिनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सकती है। चलिए इसी के साथ में स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। यहाँ पर है फर्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि निम्न में से किस दार्शनिक ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना है। यहाँ पर पहले ही आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो और सोल्व करने की तब कोशिश किया करो, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि आत्मा का, एक सेकंड, किस दार्शनिक ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना है। किस दार्शनिक ने, यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट या फिर मनोवैज्ञानिक ने अभी तक नहीं कहा है, क्योंकि 13वीं शताब्दी से ही मनोविज्ञान जब तक दर्शन शास्त्र से जुड़ा हुआ था तब इसको एक अलग शाखा के रूप में एक शिक्षा से जोड़ देने का प्रयास शुरू हो गया था और उस प्रयास में पेस्टोलॉजी, जॉन डीवी या फिर कह सकते हैं कि विलियम वुंट, जो बाद में या फिर पहले जितने भी साइकोलॉजिस्ट आए उन सभी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। लेकिन सर्वप्रथम इसका प्रयास किया गया था प्लेटो और अरस्तु के माध्यम से। उन्होंने इसका प्रयास किया था अलग अलग सेंचुरी में मनोविज्ञान को, कभी आत्मा का विज्ञान, फिर मन का विज्ञान, फिर चेतना का विज्ञान, फिर व्यवहार का विज्ञान, लास्ट में जो वर्तमान अगर हम रूप में देखें तो जो रूप अपनाया गया है प्रेजेंट में तो व्यवहार के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को जाना जाता है। लेकिन इससे पहले बहुत से ऐसे दर्शन शास्त्री हुए जिन्होंने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान भी कहा। तो वो 16वीं शताब्दी में प्लेटो और अरस्तु जब विश्लेषण कर रहे थे मनोविज्ञान का कि मनोविज्ञान आखिरकार है क्या, तो चूंकि मनोविज्ञान को सर्वप्रथम एक्सप्लेन किया गया था किसके माध्यम से, अरस्तु के माध्यम से, इसीलिए अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। ठीक, तो ये आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान है। मतलब ये कि आज का जो वर्तमान रूप है मनोविज्ञान का वो व्यवहारिक मनोविज्ञान माना जाता है, व्यवहार का मनोविज्ञान माना जाता है, या फिर कहे कि व्यवहार का जो विज्ञान कहा जाता है हम उसको मनोविज्ञान कहते हैं। दोनों एक ही बात है, किसी भी तरीके से घुमाकर पूछ लिया जाए तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर हमेशा यही होगा। तो यहाँ पर जो व्यवहार के विज्ञान मनोविज्ञान को कहने वाले हैं वो कौन है, जेबी वाटसन। जो इन्होंने 20वीं शताब्दी में इनके प्रयासों से मनोविज्ञान ने एक रूप ले लिया था व्यवहार के विज्ञान का। इसीलिए क्रो एंड क्रो ने जो 20वीं शताब्दी है उसको बालक की शताब्दी भी कहा, क्योंकि जो व्यवहार विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान है, वो शिक्षा को कैसा बना देता है, बाल केंद्रित बना देता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से लेकर वृद्धा अवस्था तक प्राणी से संबंधित अधिगम के अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या करता है। तो उक्त कथन किस मनोवैज्ञानिक का है, ये एक कथन पूछा गया है। बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को क्लैरिफाई किया है, उसके बारे में अपनी व्याख्या दी है। तो अपने अपने अनुसार परिभाषित करने की वजह से कुछ डेफिनेशन या फिर कुछ कथन बहुत ही फेमस हुए हैं। जो कि चीज़ें सटीक होती है वो फेमस हो ही जाती हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि चूँकि पूछा गया है कि मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है,
तो एक जो साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने बताया कि मनोविज्ञान जन्म से लेकर वृद्धा अवस्था तक प्राणी के संबंधित अधिगम के अनुभवों का वर्णन करता है। तो ऐसा मानना था किसका? क्रो एंड क्रो का। क्रो एंड क्रो एक मनोवैज्ञानिक है जो ये मानते हैं कि मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो जन्म से लेकर वृद्धा अवस्था तक प्राणी के अधिगम के अनुभवों का वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि मनुष्य की ज्ञानेंद्रियां आँख, कान, नाक, त्वचा मन के किस भाग में काम करती है? चूंकि ज्ञानेंद्रियां जो यहाँ पर दिखाई गई है, आँख, कान, नाक और त्वचा, ठीक है, ये जो ज्ञानेंद्रियां यहाँ पर दिखाई गई है जब ये सभी के सभी ज्ञानेंद्रियां काम करती है, जब मनुष्य की ये सभी की सभी ज्ञानेंद्रियां, ये जो सेंस होती है, ये काम करती है, तो उस इंसान को कैसा माना जाता है? सचेत माना जाता है या फिर कॉन्शियस माना जाता है। कैसा माना जाता है? सचेत माना जाता है या फिर कॉन्शियस माना जाता है। और चूंकि सिगमंड फ्रायड ने माइंड के 3 पार्ट बताए हैं, तो ये जो माइंड है, ये माइंड जो हम कहेंगे कि इसके सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है वो सचेत बताया गया कि वो सचेत होता है, ये पार्ट सचेत होता है, ठीक है। और इसके बीच का हम कहेंगे कि जो पैरेलल होता है, ठीक है, बीच का जो पार्ट है ये अर्धचेतन होता है। इस पार्ट की विशेषता ये होती है, जो बीच का पार्ट होता है, इस पार्ट की विशेषता ये होती है कि अगर आपने रिसेंटली कोई काम किया है, कुछ टाइम पहले अगर आपने कोई काम किया, दवाई ली कि नहीं ली, खाना खाया तो क्या खाया, 2 दिन पहले क्या खाया था, या फिर किसी से कितने पैसे आपने लिए थे, हिसाब का कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको दिमाग पर जोर डालकर अगर आप याद करने की कोशिश करो तो याद आ जाती है, तो वो कहलाता है अर्धचेतन। आप नींद में हो, नशे में हो, तो इस सिचुएशन को बोलते हैं कि आप पूरी तरह से सचेत नहीं हो, आपको आधी अधूरी चीज़ें आपके माइंड में है और आधी अधूरी नहीं है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अर्धचेतन, ठीक है। फिर एक अवस्था आती है, फिर जो लास्ट वाला पार्ट होता है माइंड का, एक हिस्सा ऐसा होता है जिसमें भूली बिसरी बहुत सी ऐसी बातें जो बहुत ही टाइम पहले हमारे साथ में हो चुकी, गुजर चुकी, जो कभी कभार याद आती है, वैसे नॉर्मली ऐसे आसानी से याद नहीं आती है, या फिर आप ऐसी अवस्था में होते हो जिसे हम वो बोलते हैं अवसाद की अवस्था में, डिप्रेशन भी बोलते हैं, ठीक है, और कोमा भी बोल देते हैं इस अवस्था को, ठीक। मतलब आप मरे नहीं हो, लेकिन आप जिंदा तो हो, लेकिन पूरी तरह नहीं कह सकते कि आप जिंदा रहने की गारंटी है कि नहीं है, लेकिन आप जिंदा हो लेकिन होश में नहीं हो, ठीक है, आपको कुछ भी नहीं पता है, तो उस अवस्था को अवचेतन अचेतन भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे इसमें कोमा वाले इसी में आ जाएंगे। तो यहाँ पर पूछा गया था कि मनुष्य की ज्ञानेंद्रियां आँख, नाक, कान मन के किस भाग में काम करती है, तो वो चेतन माइंड में करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि मन की 3 प्रवृत्तियां हैं अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रायड। जैसे कि एक साइकोलॉजिस्ट हुए, बहुत विद्वान थे ये, और ये मनोचिकित्सक थे, पागलों के डॉक्टर थे, पागलों के डॉक्टर होने की वजह से ये मनोचिकित्सक थे, तो मानसिक विश्लेषण इन्होंने बहुत अच्छे से किया था, मानसिक उद्वेलन भी उसको बोलते हैं, मानसिक विश्लेषण भी कह सकते हैं, ठीक है। तो माइंड को की बहुत अच्छे से उन्होंने स्टडी की थी, तो माइंड को 3 पार्टों में इन्होंने डिवाइड किया था, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया। तो क्योंकि ये माइंड को 3 पार्टों में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि क्या क्या नाम उसको दिया गया है। अब इसी चूँकि हमने देख लिया कि सचेतन, सचेत माइंड, अचेत और अर्धचेतन माइंड और अचेतन माइंड, 3 माइंड होंगे। अगर हम इन्हें इंग्लिश में कहें तो कॉन्शियस, ठीक है, सबकॉन्शियस, ये जो बीच वाला है ये सबकॉन्शियस, और ये लास्ट वाला है अनकॉन्शियस, ठीक है, अनकॉन्शियस। तो इसी माइंड के अकॉर्डिंग जब कोई इंसान बिहेव करता है, तो इन तीनों का कनेक्शन, इन तीनों, जो इंसान जब कोई व्यवहार करेगा तो वही तो उसकी पर्सनैलिटी कहलाएगी कि ये इंसान इस तरीके का है, ठीक है। तो माइंड के अकॉर्डिंग ही इंसान बिहेव करता है, तो उस माइंड के साथ में पर्सनालिटी को जोड़ दिया गया, और सिगमंड फ्रायड ने 3 प्रकार के माइंड और 3 प्रकार की पर्सनालिटी डिफाइन की, ठीक है। तो पहला जो माइंड है हमारा, ठीक है, उसका संबंध किया गया किसके साथ में? ईगो जो पर्सनालिटी होती है, ईगो पर्सनालिटी, ठीक है, पहले का संबंध ईगो पर्सनालिटी के साथ में। हिंदी में जिसे आप क्या कहोगे? अहम कहोगे। हिंदी में क्या कहोगे? अहम।
दूसरी पर्सनैलिटी यहाँ पर जो जोड़ी गई दूसरे मस्तिष्क के साथ में, जिसे आपने सबकॉन्शियस कहा था, इस वाले माइंड को सबकॉन्शियस कहा था। ठीक है, अगर कोई इंसान इस माइंड के अकॉर्डिंग कोई बिहेव करता है, ठीक है, तो वो कैसी पर्सनालिटी का होता है? वो परा अहम होता है। वो कैसा होता है? परा अहम होता है, परा अहम। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड पर्सनालिटी को हम जोड़ देंगे। एंड थर्ड का संबंध किसके साथ में? अनकॉन्शियस या फिर कह सकते हैं अचेत मन। ठीक है, तो इसका संबंध किसके साथ में किया गया था? इदम के साथ में, जिसे आप क्या कहोगे इंग्लिश में? ईड कहोगे। क्या कहोगे? ईड कहोगे। ठीक है, ये हो गया ईगो, ये हो गया सुपर ईगो, सेकंड वाला सुपर ईगो। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक अलग लेक्चर में समझने की ज़रूरत होती है, अलग ही लेक्चर अगर इसका हो तो बहुत अच्छे से समझ आता है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा आप एक ब्रीफली समझ सकते हो। ठीक, तो यहाँ पर इनका संबंध इसके साथ में कर दिया जाता है। तो 3 माइंड 3 पर्सनैलिटी, 3 माइंड 3 पर्सनैलिटी। 3 माइंड कौन कौन से? 3 माइंड कौन कौन से? कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, ठीक है, सब कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। 3 माइंड हो गई। अब इन्हीं के साथ में हम पर्सनालिटी को कनेक्ट करेंगे। कौन सी? ईगो, सुपर ईगो, सुपर ईगो और ईड। ठीक है, ये 3 हो गए। अब इनके हिंदी के नाम को एक बार देखेंगे। हम ईगो को हिंदी में क्या बोलेंगे? ईगो को हिंदी में बोलेंगे अहम। ठीक है, सुपर ईगो को हिंदी में क्या बोलेंगे? परा अहम। और हम ईड को हिंदी में क्या बोलेंगे? इदम। ईड को हिंदी में क्या बोलेंगे? इदम बोलेंगे। तो इस तरीके से आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। ठीक है, और आसान समझने में फिर आपको आसानी होगी। तो चलिए, अगर इस क्वेश्चन के रिलेटेड कुछ अभी भी डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन। शिक्षा मनोविज्ञान प्रति एक बालक को दूसरे बालक से भिन्न मानकर शिक्षा का विकास करता है, या फिर प्रति एक बालक समान मानकर शिक्षा का विकास करता है, या फिर बालक ज्ञानी मानकर शिक्षा का विकास करता है। ठीक है, जो शिक्षा मनोविज्ञान होता है, शिक्षा मनोविज्ञान कभी भी किसी भी बालक को यहाँ पर जो पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा गया इसका आंसर बड़े ध्यान से लेने की आपको ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम शिक्षा मनोविज्ञान में, बाल मनोविज्ञान में एक बच्चे को दूसरे बच्चे से अलग करने की बात करते हैं तो वो पॉइंट नेगेटिव हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है उसे बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये पूछ क्या रहा है। तो चूंकि प्रति एक बालक को दूसरे बालक से भिन्न मानकर शिक्षा का विकास करता है, इसीलिए कहा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसीलिए कहा जाता है कि हर एक बालक अपने आप में विशिष्ट होता है और हमें ये मानकर चलना चाहिए कि हर एक बालक चूँकि अपने आप में यूनिक है, विशिष्ट है, इसीलिए तो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। और चूँकि व्यक्तिगत विभिन्नता है, हर एक बालक एक जैसे नहीं है, अलग अलग है, इसी वजह से हमें अलग अलग मेथड्स, अलग अलग स्टाइल, अलग अलग चीज़ों को अपनाकर टीएलएम को यूज करके अलग अलग तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड करानी होती है। नहीं तो सबका एक ही तरीका हो जाता है, एक ही रूप शैली हो जाती। ठीक है, जैसे कि एनसीएफ भी कहता है कि हम एक रूप शैली से नहीं पढ़ा सकते, हमें अपने तरीके अलग करने होंगे। क्यों? क्योंकि बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि प्रति एक बालक को दूसरे बालक से भिन्न मानकर शिक्षा का विकास करता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान का विश्लेषण नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान का विश्लेषण नहीं है। तो चूंकि जब शिक्षा मनोविज्ञान का विश्लेषण होता है तो ये पूछा गया है कि कौन सा नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के सिद्धांतों एवं पद्धतियों का निर्माण करता है, बिल्कुल करता है। शिक्षा मनोविज्ञान विधायक विज्ञान है। वैधायिक मतलब जिसे हम बोलते हैं वैधानिक, मतलब ये एक तरह से कैसा है कि ऑथेंटिक है। ठीक है, और शिक्षा मनोविज्ञान केवल खोजपूर्ण अध्ययन करता है। पहली बात मैं आपको बता दूं कि ये कीवर्ड होते हैं। अगर आपको कहीं पर केवल वर्ड दिखता है तो वो उस ऑप्शन को ऑटोमेटिक गलत कर देता है जिसमें ये केवल वर्ड ऐड होता है। क्योंकि मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान या फिर शिक्षा शास्त्र एक ऐसा अध्ययन है जहाँ पर किसी भी चीज़ को सिंगुलर लेकर नहीं चला जाता। ठीक है, तो ये केवल वर्ड अपने आप में हमेशा गलत होता है, उस ऑप्शन को गलत कर देता है। क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान केवल खोजपूर्ण अध्ययन थोड़े ही ना करता है,
ये कैसे अध्ययन करता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान वैधानिक विज्ञान है, वैधानिक तो है, लेकिन हम ये देखेंगे कि ये विश्लेषण जब करता है तो किस तरीके से करता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के सिद्धांतों एवं पद्धतियों का निर्माण करता है, बिल्कुल। शिक्षा मनोविज्ञान वैधानिक विज्ञान है, बिल्कुल है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया था कि मनोविज्ञान का विश्लेषण नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चलेंगे यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन पर। शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग है, तो बालक, शिक्षक, पाठ्यक्रम, उपयुक्त सभी। चूंकि हम देखेंगे जो शिक्षा होती है उसके 3 स्तंभ होते हैं, उसके 3 स्तंभ होते हैं। फर्स्ट इसमें होता है स्टूडेंट, फर्स्ट स्तंभ होता है स्टूडेंट, ठीक है। ये आश्रित होता है, लेकिन ये आश्रित होता है किसके? टीचर के। जो दूसरा स्तंभ होता है वो टीचर होता है। ये टीचर क्या होता है? स्वतंत्र होता है, और टीचर के आश्रित होता है कौन? स्टूडेंट, विद्यार्थी। तो विद्यार्थी एक ऐसा स्तंभ है जो आश्रित है किसके? टीचर के। फिर इन दोनों के बीच में सेतु, बांध, या फिर जो कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में जो संबंध बनाता है वो कौन बनाता है? करिकुलम, पाठ्यक्रम जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। रेस का मैदान जो भी है, इसे बहुत सारे नाम दिए गए हैं, ठीक। तो ये तीनों के तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? शिक्षा का निर्माण करते हैं। ये तीनों स्तंभ है किसके? शिक्षा के, ठीक। और इसको बहुत अच्छे से डिफाइन भी किया गया था जॉन डीवी के द्वारा, और एडम स्मिथ के द्वारा भी यहाँ पर 2 स्तंभ बताए गए थे, और ये जो स्तंभ जोड़ा गया था इसमें जॉन डीवी के द्वारा जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर, तो ऑप्शन इसका क्या आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। अच्छा, हम शिक्षा मनोविज्ञान को कला या फिर विज्ञान जैसे मानते हैं कि दोनों ही होता है, ठीक है, दोनों ही होता है। शिक्षा मनोविज्ञान एक कला भी है, विज्ञान भी है। किसी भी विषय के संबंध में चर्चा एक बार उठती जरूर है कि वो कला है, विज्ञान है, या फिर सिर्फ कला है, या फिर विज्ञान है, या फिर दोनों है। तो चूँकि व्यवहारिक जो विज्ञान है, मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान जो भी है, इसको भी एक हम विज्ञान और कला दोनों का के दर्जे में रखते हैं। तो किसी भी विषय को हम वैज्ञानिक विषय कब बोलते हैं कि वो विज्ञान है, ठीक है। कब बोलेंगे? जब वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन करने के कारण या फिर इसके नियम सार्वभौमिक होते हैं इस वजह से, या फिर इसमें तथ्यात्मकता होती है इस वजह से, या फिर उपयुक्त सभी, ठीक है। तो किसी भी विषय को हम वैज्ञानिक कब बोलते हैं? जब वो तथ्यात्मक होता है। क्या होता है? तथ्यात्मक होता है। वैज्ञानिक पद्धति से हम किसी भी चीज़ का अध्ययन तभी कर सकते हैं जब वो तथ्यात्मक हो। उसमें तथ्यात्मक का क्या मतलब है? कि कोई फैक्ट्स है, ठीक है, और उन फैक्ट्स के आधार पर हम उसको वैज्ञानिक रूप में जांच सकें, ठीक। अगर हमने उस वैज्ञानिक स्तर पर जांच के द्वारा उसे प्रमाणित कर दिया तो वो प्रमाणीकरण क्या हो जाता है? सार्वभौमिक हो जाता है। क्या हो जाता है? सार्वभौमिक हो जाता है। इसीलिए कोई भी जैसे अगर हम कहें कि जैसे एक नियम है, एक रूल है, ठीक है, जो सार्वभौमिक है, वो अपने आप में एक सार्वभौमिक रूल है। वो क्या है कि जैसे हम बोले कि भाई पानी के ऊपर अगर हम तेल को डालेंगे तो वो तेल उसमें घुलेगा नहीं, ठीक है। तो अगर आप भी या फिर कोई भी किसी के माध्यम से भी पानी में तेल डाला जाएगा तो क्या क्या वो घुल जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि उसको प्रमाणित किया जा चुका है, उसको जांचा जा चुका है, ये एक फैक्ट है, ठीक है, ऐसा फैक्ट है। और इसी वजह से इसको सार्वभौमिक कर दिया गया, इसी वजह से वो चीज़ सार्वभौमिक हो जाती है, ठीक। और जब 3 ऐसे गुण, ऐसे तत्व आपको किसी भी उसमें ऐसी 3 विशेषता देखने को मिले किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी चीज़ में, तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाती है? वैज्ञानिक हो जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक के लिए किस रूप में उपयोगी है? शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक के लिए किस रूप में उपयोगी है? यहाँ पर जो शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि एक शिक्षक, आप एक शिक्षक हो, ठीक है, तो आपको शिक्षा मनोविज्ञान क्यों पढ़ना चाहिए? उसका क्या उपयोग है? तो सीधी सी बात है कि आप अगर शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ते हो तो आपको बालक का व्यवहार समझने में मदद मिलेगी, पहली बात। दूसरा, आप शिक्षण विधियों का चयन कर पाओगे कि भाई कौन से बच्चे को मुझे किस तरीके से पढ़ाना है, ये शिक्षा मनोविज्ञान में ही तो नॉलेज मिलती है। फिर मूल्यांकन विधियों का आपको ज्ञान होगा कि मैं एक बच्चे का या फिर पूरी क्लास का कितने तरीकों से टेस्ट ले सकती हूँ, तो वो ज्ञान आपको किससे मिलेगा? शिक्षा मनोविज्ञान से मिलेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4।
नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, एक शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि मनोविज्ञान के ज्ञान से शिक्षकों को, एक शिक्षक, आप एक शिक्षक हो, ठीक है, और आपको मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक क्यों है? क्योंकि मनोविज्ञान के ज्ञान से शिक्षकों को छात्र की आवश्यकता का ज्ञान होता है, या फिर छात्र के अवगुणों का ज्ञान होता है, या फिर पाठ्य वस्तु का निर्माण कर सकता है, या फिर कोई नहीं। देखो, अगर यहाँ पर ऑप्शन डी में बोल देता कि सभी, तो ये सभी के सभी सही थे, लेकिन यहाँ पर इसने दुविधा ये उत्पन्न कर दी है कि इसने ऑप्शन डी में कोई नहीं बोल दिया। अब हमें ये देखना है कि जो ज़्यादा वेटेज वाला, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो हमें आंसर लेना होगा। तो पाठ्य वस्तु का निर्माण कर सकता है केवल इसलिए आवश्यक नहीं है, छात्रों के अवगुणों का पता नहीं, सद्गुणों का भी पता चलता है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ अवगुणों का पता लगाने के लिए हम मनोविज्ञान की स्टडी नहीं करते, बल्कि छात्र की आवश्यकता का ज्ञान, छात्र की जो आवश्यकताएं होती है, छात्र की जो आवश्यकताएं होती है, उनके लिए हम जो करते हैं, स्टडी करते हैं, किसकी? शिक्षा मनोविज्ञान की। तो छात्र की आवश्यकताओं का ज्ञान अगर हमें हो सके, उसके लिए हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कहाँ गया भाई? 12 स्किप हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, तो शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षण में प्रयोग करने वाले विद्वान है। शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षण में प्रयोग करने वाले विद्वान कौन है? यहाँ पर देखेंगे तो पेस्टोलॉजी ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा मनोविज्ञान का प्रयोग शिक्षण के लिए आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान की मान्यता है। शिक्षा मनोविज्ञान की मान्यता क्या है? प्रति एक छात्र समान विधि से शिक्षा ग्रहण करता है, न पढ़ने वाला छात्र भी वैज्ञानिक बन जाता है, सभी छात्र को एक दूसरे से भिन्न मानकर शिक्षा का विकास करता है, शिक्षा मनोविज्ञान एक निर्जीव व्यक्ति का अध्ययन करता है। तो इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सभी छात्र एक दूसरे से भिन्न मानकर शिक्षा का विकास करता है, ठीक है। चूँकि हमें किसी भी छात्र को एक जैसा नहीं मानना है, दो छात्र अपने आप में ही एक दूसरे से भिन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन है। ये एक कथन है, ये किसके द्वारा बोला गया है? तो ये जो आंसर इसका हो जाएगा प्रोफेसर ट्रो के अकॉर्डिंग, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? प्रोफेसर ट्रो का जो मानना था वो कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन करता है, मनोवैज्ञानिक पक्ष का, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16, बार बार गैलरी ओपन हो जा रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर देखेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है किससे? केवल मनोविज्ञान से, केवल दर्शन से, सभी विषयों से, या फिर केवल मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान के विषयों से। तो शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध केवल मनोविज्ञान से नहीं, केवल दर्शन से नहीं, केवल मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान के विषयों से नहीं, बल्कि सभी विषयों से है, बल्कि सभी विषयों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक निर्माण की आधारशिला है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो जो शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान को कौन से मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि वो शिक्षक के निर्माण की आधारशिला है, कि इससे शिक्षक का निर्माण होता है, एक अच्छे शिक्षक का निर्माण होता है। इसीलिए तो यूपी सरकार ने या फिर अदर सरकार ने यहाँ पर देखे तो 2010 से जैसे सीटेट स्टार्ट हो गया, उससे यहाँ पर देखे अदर स्टेट में भी वो टेट लागू कर दिया गया। तो वो इसीलिए किया गया कि कम से कम अगर आप एक टीचर बनने जा रहे हो तो उसकी जांच तो की जा सके, और उसकी जांच किस आधार पर की जा सके? मनोवैज्ञानिक तरीके से, ठीक है। तो मनोवैज्ञानिक जो तरीका है या फिर मनोविज्ञान है वो एक शिक्षक का निर्माण की आधारशिला है, अकॉर्डिंग टू स्किनर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। 18 नंबर है, मनोविज्ञान अध्ययन की बहिर्दर्शन विधि के प्रवर्तक है। बहिर्दर्शन होता है जो हम एक तरीके से इंट्रोस्पेक्टिव एंड माय गॉड चलिए एक्सट्रोपेक्टिव, ठीक है, सॉरी उसके लिए। एक्सट्रोपेक्टिव एक तरीका होता है कि आप किसी भी चीज़ का जब अध्ययन करते हैं तो वो एक बाह्य तरीके से करते हैं, ठीक है,
और इंट्रोस्पेक्टिव क्या होता है? इंट्रोस्पेक्टिव में आप आंतरिक मतलब मन के अंदर झांकना, आत्मा के अंदर झांकना, इस तरीके से कह सकते हैं कि शरीर के आंतरिक भागों का जब आधार पर अध्ययन किया जाए तो वो अंतर्दर्शन हो जाता है, ठीक। और जब बाह्य आधारों पर जैसे आँख, नाक, कान, त्वचा, इनके आधार पर अध्ययन किया जाए तो वो बहिर्दर्शन हो जाता है, ठीक। तो इसी आधार पर मनोविज्ञान के भी दो तरीके से अध्ययन किए गए। तो यहाँ पर पूछा गया है कि मनोविज्ञान अध्ययन की बहिर्दर्शन प्रवृत्ति के विधि के प्रवर्तक कौन है? तो ये आंसर क्या हो जाएगा? बहिर्दर्शन किसने चालू किया था? जेबी वाटसन, जेबी वाटसन, ठीक है। चूंकि ये सभी व्यवहार में होती है चीज़ें, ये सभी व्यवहार में होती है चीज़ें, इन्हीं के आधार पर क्या होता है, ये नाक, ये आँख बन गई, ये नाक बन गया, कान बन गया, त्वचा बन गई, ठीक है। ये सभी के सभी हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं और इन ज्ञानेंद्रियों के आधार पर हम जो भी ज्ञान लेते हैं वो बाह्य माना जाता है, ठीक है। और वो एक व्यवहारिक ज्ञान माना जाता है। तो जेबी वाटसन व्यवहारवाद के जन्मदाता थे, तो जेबी वाटसन इसका आंसर हो जाएगा। मनोविज्ञान को विज्ञान के स्तर तक लाने का श्रेय मनोविज्ञान अध्ययन की किस पद्धति को है? मनोविज्ञान को विज्ञान के स्तर तक लाने का श्रेय मनोविज्ञान अध्ययन की किस पद्धति को है? ये पूछा गया है कि मनोविज्ञान को विज्ञान के स्तर तक कौन लाया, मतलब इसको वैज्ञानिक मोड़ कब दिया गया, किसके द्वारा दिया गया, कौन से तरीके से दिया गया, कौन सी विधि से दिया गया? तो प्रयोगात्मक विधि के विलियम वुंट 1879 में इन्होंने जर्मनी में एक प्रयोगशाला स्थापित की थी लिप्जिंग शहर में, ठीक है। तो वहाँ पर इन्होंने मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक तरीके से जांचने की अंतर्दर्शन इंट्रोस्पेक्टिव विधि के द्वारा शुरुआत की थी और इन्होंने काफ़ी प्रयास के बाद में एक विधि का प्रतिपादन किया था जिसको प्रयोगात्मक विधि कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ इस तरीके से भी कह सकते हैं कि मनोविज्ञान को प्रायोगिक या फिर प्रयोगात्मक रूप देने का कार्य किसके द्वारा किया गया था? तो विलियम वुंट के द्वारा किया गया था। ये लास्ट क्वेश्चन है इसका 20 क्वेश्चन। मनोविज्ञान अध्ययन की किस विधि में व्यक्ति अपनी श्रम की क्रियाओं एवं अपने मन का अध्ययन व निरीक्षण करता है? देखो, श्रम की क्रियाओं अपने श्रम के मन के या फिर जो क्रियाएं होती है उसका अध्ययन करता है, तो वो विधि कहलाती है अंतर्दर्शन, आत्मनिरीक्षण, इंट्रोस्पेक्टिव भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। और इस विधि के जो प्रतिपादक है वो विलियम वुंट है और विलियम वुंट ने इस आधार को अपनाया था। प्रयोगात्मक विधि के दौरान उन्होंने अपनी ही श्रम के ऊपर परीक्षण किए थे। श्रम को गुस्सा, निंद्रा, खुशी या फिर जितनी भी अंदर एक्टिविटी होती है माइंड में, इच्छाएं जो भी उत्पन्न होती है तो वो क्यों होती है, ये वो ढूंढने की कोशिश कर रहे थे और इसी आधार पर उन्होंने प्रयोगात्मक विधि का प्रतिपादन किया था और मनोविज्ञान को एक प्रायोगिक मनोविज्ञान की दिशा में इन्होंने भेजने का प्रयास किया था, ठीक है। तो इसी के साथ में हमने देखे यहाँ पर 20 क्वेश्चन। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए अच्छा लगा होगा और आपका जितना भी स्कोर बना है 20 क्वेश्चन में से वो ज़रूर शेयर करें। बाकी अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल, वैल्यूएबल लगे, बाकी किसी के लिए भी ये मतलब वैल्यूएबल लगे, उसके लिए हो सकती है कि काम आ सकती है, तो बाकी लोगों को भी आप शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक भी ज़रूर करें। इसी के साथ में अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चलिए इसी के साथ लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट 20 क्वेश्चनों के साथ में। थोड़ा नेट का इशू रहता है इसीलिए ये थोड़ा सा डिस्टेंस बना रहता है वीडियो में, तो इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। बाकी प्रयास ही रहेगा कि कंटिन्यू आपका ये चले। इसी के साथ में लेते हैं आपसे विदा। आपकी नॉलेज अच्छी खासी इसमें बोल्ड हो, अच्छी खासी बने, मजबूती आए आपकी नॉलेज में, तो यही प्रयास रहेगा। बाकी एक्सप्लेनेशन कभी कभी थोड़ा सा हो जाता है, वर्ड में मिस्टेक हो जाती है, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। चलिए, तो इसी के साथ में फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।